नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग क्षारक लवण सब एकदम बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप लोग कहीं मत जाना, पूरी क्लास एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ। हमारा चैप्टर क्या है, आपको हमने बताया था कि हमारा चैप्टर अच्छी तरह से चल रहा था। चैप्टर कौन क्या है? चैप्टर है अम्ल और क्षार एवं लवण यानी साल्ट। तो हमने अम्ल पूरी तरह से आपको कंप्लीट करा दिया हूं। अब हम लोग क्षार पर फोकस करेंगे। तो चलो क्षार क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। कल हमने इस पर बात भी किया था, आज इसको अच्छी तरह से हम बताएंगे। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसका एक नाम भस्म होता है, इसे ही क्षारकता भी बोलते हैं। सब ये मान लो एक फैमिली के मेंबर हैं, उनका नाम वही है, कैसे कहिएगा चिढ़ाने वाला नाम तो क्या है, तो उस तरह का नाम है भस्म क्षार, इंग्लिश में से बेस बोलते हैं। जो ये क्षार होता है ये कहाँ से आया, पहले ये समझिए। हमने कल आपको बताया कि ये लैटिन भाषा के शब्द कौन से एल्कली से लिया गया है, एल्कली से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? पेड़ की राख। इसका मतलब क्या होता है? पेड़ की राख। क्या होता है? पेड़ की राख। और स्वाद में कड़वे। स्वाद में कैसा होता है ये? स्वाद में कड़वे। आपको इतना समझ में आया होगी? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ से ये परिभाषा खुद भी बना सकते हैं। और एक मिनट तो चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अरे यार देख लो भाई, कोई किसी का कुछ नहीं है और एकदम बंद पड़ा है। स्वाद में कड़वे होते हैं, पेड़ की राख, इसका मतलब होता है कि इसका एल्कली का। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम लोग को पीएच स्केल पर क्या पाते हैं, इसको पीएच स्केल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। पीएच पैमाना ये किसने दिया था? तो ये आपको सोरेनसन वैज्ञानिक ने दिया था। तो हम लोग इसमें क्या पाते हैं, ये 7 से अधिक होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी क्षार होगा वो 7 से अधिक होगा। आपको हमने इस तरह का बनवाया था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 7, यहाँ पर 14। ये क्या था? अम्ल था। और ये क्या था? क्षार। और ये जो 7 है ये उदासीन आपका था ना, उदासीन 7 जो है उदासीन होता है। 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। इतना आप लोग याद रखना। और आपको एक और पॉइंट बता दे रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। ये जो होता है क्षार, ये विद्युत का होता है सुचालक। क्या होता है? ये होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है? सुचालक होता है। इतना याद रखोगे? कहोगे हाँ बिल्कुल। अब उसके आगे चलो। तो ये आपको क्या दे, आपको जब इसको जलीय विलयन यानी जल में घोला जाता है, सुचालक होता है। जब इसे हम लोग क्या करते हैं, क्षारक को जल में घोलते हैं, यानी इसको मिश्रण बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो उसमें ये क्या देता है? जब जलीय विलयन में क्या करते हैं, घोलते हैं या मिलाते हैं या जलीय विलयन बनाते हैं, तो में क्या देता है? OH माइनस।
OH माइनस देता है। OH माइनस है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि OH माइनस है क्या। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, OH माइनस जो आपका होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या कहोगे इसे, हाइड्रोक्सिल आयन। इतना आपको याद हुआ कि ये लैटिन भाषा के शब्द एल्कली से लिया गया है। इसका मतलब होता है पेड़ की राख, स्वाद में होते हैं कड़वे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि पीएच स्केल पर इसे हम लोग कहाँ पर देखेंगे, 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक जो हमारे 7 से 14 तक है वो सब क्या होते हैं, हमारे क्षार कैटेगरी में आते हैं। और ये होता है विद्युत का सुचालक, यानी विद्युत इसमें अच्छी तरह से चली जाएगी। उसके बाद जब जलीय विलयन में OH माइनस देता है, ये यहाँ से जब हटा दो, ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। OH क्या है, तो आपको बताया हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। इतना आपको याद रहेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल याद रहेगा। आप इसी में याद कर सकते हो, नहीं तो हमने कल ही बताया था कि ये इसे जब आप लोग टच करोगे तो ये क्या देगा आपको, जो छूने में कैसा लगेगा, चिकना एकदम। ये छूने में साबुन की तरह लगता है, ये छूने में किस तरह लगता है, छूने में साबुन की तरह, साबुन की तरह चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है, चिकना होता है। किस तरह होता है, ये साबुन में, साबुन की तरह चिकना होता है। और इससे ही आप लोग कह सकते हो कि ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है, जब आप लाल लिटमस पेपर, यानी लाल, यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर फिर लिख लीजिए, लाल लिटमस, लिटमस पेपर आप लोग देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो गूगल पर करना, आपको दिख जाएगा। लाल लिटमस पत्र को, पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बारे में इतना आप लोग याद रखना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसके साथ साथ ये छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH माइनस निगेटिव देते हैं। ये विद्युत का सुचालक होता है, 7 से ऊपर क्षार होता है। इतना आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग अब इसे इरेज करेंगे और आगे इसके बारे में हम लोग आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अब हम लोग थोड़ा भस्म के बारे में जान लेते हैं कि भस्म क्या होता है। कहीं कहीं पर आपको भस्म देता है तो आपको वहां पर क्या करना होगा उसके बारे में हम आपको बता देता हूं। हमने यहाँ पर क्या बनाया, हेडिंग भस्म। फिर से बनाओ, क्या हो गया आपका ये भस्म। भस्म को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बेस ही बोलते हैं। बेस को ही क्षार बोलते हैं। वही है कि कुली ही कुली है, वही कहानी है। भस्म को क्या होता है, जब जो भस्म जो जल में घुल जाते हैं, घुलते हैं, यानी हमारे कहने का मतलब जो जल में घुल जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या घुलता है ये भी पता होना चाहिए ना। जो ये भस्म होता है, जो जल में घुल जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही क्षार यानी एल्कली कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। क्षार को ही क्या बोला जाता है, एल्कली, एल्कली बोलते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं और क्षार को ही एल्कली बोलते हैं।
फिर उसके बाद आप लोग इतना समझ लिए कि जो जल में घुल जाते हैं उन्हें ये क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाते हैं, सॉरी यहाँ पर एक अच्छा शब्द जोड़ना होगा, हमने भस्म की बात कर रहा हूँ, तो जो भस्म जल में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। फिर उसके बाद अब आगे देखो, क्षारकता होता है। क्षारकता कहीं कहीं आपको दिखेगा तो आप लोग कहोगे कि ये क्या होता है। क्षारकता का मतलब क्या होता है? सही है, सही है, सही है। सही है। किसी भी एक भाई साहब है, उनको गलत गूगल कर लो यार, सही है। क्षारकता फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो भस्म जल में घुल जाते हैं, जो भस्म जल में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। और सभी क्षार भस्म होते हैं, पर ये सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ये भी आप लोग लिख लो, नहीं तो आपको भूल जाओगे और इन भाई साहब की तरह ऐसे ही गोल गोल घूमोगे। सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी जितने भी क्षार हैं पृथ्वी पर, सब क्या है, सब भस्म होते हैं। लेकिन सभी भस्म क्या, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं, हो गया। क्षारकता क्या होता है? किसी भी अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। किसी भी अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापन योग यानी H प्लस आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्षारकता कोई भी पूछेगा किसे कहते हैं, तो उसमें आप लोग इतना याद रखना, प्रतिस्थापन योग्य यानी H प्लस आयनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। H प्लस आयनों की संख्या को हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं, इतना आप लोग याद रखना। फिर ये आपकी टॉपिक खत्म। क्षारकता जो हमारा था ये पूरी तरह से द एंड हो गया है। क्या हो गया? द एंड हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? महान वैज्ञानिक की हम लोग अब बात करेंगे। ये महान वैज्ञानिक हैं कौन? अभी ये आपको बताता हूँ। एक है हमारे ब्रांस्टेड और लॉरी कौन है? एक है ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। इन्होंने भी यह अम्ल और क्षार के बारे में बताया है। क्या बताया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आते हैं और कहते हैं दोनों लोग कि अगर हमारे नियम के अनुसार, इनके नियम जो हैं, अम्ल की जो
एक मिनट। हाँ, अब चलो ब्रास्टेड और लॉरी का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला इन्होंने अम्ल पर नियम दिया, फिर उसके बाद क्या कहा, इन्होंने क्षार पर भी नियम दिया। अम्ल और क्षार दोनों पर इन्होंने अपना अपना तर्क दिया, अपना अपना नियम दिया है। इन्होंने क्या नियम दिया है, कोई भी है जैसे आप लोग मान लो CH3COOH है, अगर आप लोग इसे कहोगे तो इसमें से आपका H प्लस ये निकल सकता है। तो इन्होंने यही बताया कि कोई भी अम्ल होगा वो कोई दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन H प्लस आयन देने के लिए तैयार रहता है, देने की क्षमता रखता है। यानी ये CH3COO हो जाएगा और ये H प्लस निकल जाता है। और यही क्षारकता में क्या होता है, CH3COO प्लस H, ये किसी भी इससे H प्लस आयन लेने की क्षमता रखता है। यानी प्रोटॉन H प्लस आयन लेने की क्षमता ये रखता है और ये H प्लस आयन देने की क्षमता रखता है। अगर ये लेने की क्षमता रखता है तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाता है। ये CH3COO होता है, ये H प्लस, ये CH3COOH हो जाता है, यानी एथेनोइक एसिड हो जाता है। अब इसकी ये थ्योरी लिख लीजिए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या कहोगे, अनुसार अम्ल, इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो आपका होता है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं। फिर एक बार आप लोग देख लीजिए, जो हमारे अम्ल होते हैं वो ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत क्या है, तो उनका सिद्धांत यह है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी दूसरे पदार्थ को, कोई भी हो, अन्य पदार्थ हो, उसको H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं। उसी का उल्टा होता है, यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, CH3COOH है, ये क्या है, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक अम्ल है, और ये दूसरे को H प्लस आयन मतलब कि देने के लिए सक्षम है, दे सकता है, इसकी क्षमता है। यहाँ पर देखो वही दिया है, बस यही है। और इसमें क्या होता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन H प्लस आयन लेने की क्षमता रखता है। ये जो अम्ल होता है ये देने की क्षमता रखता है, तो उसी का अपोजिट ये होता है कि लेने की क्षमता रखता है। इतना आप लोग याद रखना। ये आपका क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत पर अम्ल और क्षार की परिभाषा। क्योंकि आपको यहाँ पर जो ये याद रखना है कि ये जो होता है एथेनोइक एसिड में H प्लस आयन दे सकता है, क्योंकि इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने सिद्धांत अपना
मतलब कि बताया है। तो ये अपना कर लेना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं शार्ट पर। तो इसे करेंगे इरेज, फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, शार्ट की।